नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और साथ ही सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपना जो अध्ययन नियमित रूप से कर रहे हैं, इसको जब तक आपकी मंजिल नहीं मिलती तब तक जारी रखें। अच्छे से पढ़ें, स्मार्ट स्टडी के साथ अध्ययन करें और कॉन्सेप्ट और फैक्ट सबको अच्छे से समझकर परीक्षा की तैयारी करें। और विशेष रूप से जो सेकेंड ग्रेड के विद्यार्थी जिनका ग्रुप ए और बी के तहत पेपर रद्द हुआ है, उन विद्यार्थियों के लिए 30 जुलाई को जो एग्जाम डेट यानी परीक्षा की तिथि की घोषणा की गई है, उन विद्यार्थियों को विशेष इस पर मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि 3-4 महीने का जो ये गैप आया उसमें कई विद्यार्थी जो है वह लक्ष्य से भटक भी गए होंगे या दूसरी किसी तैयारी में लग गए होंगे। और जैसे ही उन्होंने परीक्षा रद्द का सुना तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनको जो है एक मानसिक रूप से आघात भी पहुंचा। लेकिन इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि एलएम ज्योग्राफी आप लोगों के लिए ज्योग्राफी के पोर्शन से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनका स्पेशल एमसीक्यू बैच, जिसकी शुरुआत आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर हम लोग कर रहे हैं। नियमित रूप से जो है हमने 25 तारीख तक का एक शेड्यूल बनाया और उस शेड्यूल के तहत जितने भी हमारे टॉपिक भारत के भूगोल के, विश्व के भूगोल के और राजस्थान के भूगोल के हैं, उनके महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं या उन प्रश्नों के आधार पे हम अन्य प्रश्नों को सही कर सकते हैं, उनको लेके हमने यहाँ एक विशेष एमसीक्यू बैच उन विद्यार्थियों के लिए शुरू की है जिनका पेपर ग्रुप ए और बी का जीके का पेपर रद्द हुआ और वह अपनी तैयारी वापस कर रहे हैं। अब इस के माध्यम से आपको नियमित रूप से जो है एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ताकि आपने जितना भी अध्ययन किया है उसको रिवाइज कर ले, रिमाइंड कर दें कि क्या हमने पढ़ा था और कैसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और यह सभी विद्यार्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह आरएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कोई कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यह वरदान साबित होने वाले, क्योंकि इसमें हम सबसे पहले भारत के भूगोल को लेकर बात करेंगे। और आज हम भारत के भूगोल में भारत के जो भू आकृति प्रदेश जो एक टॉपिक है, उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। और विशेष रूप से भू आकृति प्रदेश जो भारत में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के रूप में है, उत्तर के विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटीय मैदान, द्वीप समूह को जो लेके हैं, उनसे जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उन पर हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की और एक एक प्रश्नों को हम विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए कि कश्मीर घाटी स्थित है ए, कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, बी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, सी, महाभारत और धौलाधर श्रेणियों के मध्य, डी, पीर पंजाल और महाभारत श्रेणियों के मध्य। अब देखिए कश्मीर घाटी का प्रश्न क्यों है, इसका सीधा संबंध है G20 का, कि G20 के जो सम्मेलन भारत में हो रहे हैं और जिसकी अध्यक्षता जो भारत कर रहा है, उसके तहत G20 का एक सम्मेलन जो है कश्मीर में भी आयोजित किया गया और जिसमें डल झील को एक विशाल पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित भी किया गया था। आपने जो है सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से देखा, तो इसीलिए इसी टॉपिक को हमारे सब्जेक्ट से जोड़कर पूछा जा सकता है कि कश्मीर घाटी स्थित है। अब देखिए घाटी जो है वह पर्वतीय क्षेत्रों के बीच में जो है स्थित है। तो अब कश्मीर घाटी की यदि बात करते हैं तो किस तरह से आपको मिलेगी, यहां पूरा जो है, यहां है वृहद हिमालय, जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। और हिमाद्री
और वृहद हिमालय के दक्षिण में आपको मिलेगी लघु हिमालय, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिमाचल। तो वृहद हिमालय और लघु हिमालय में अलग अलग श्रेणियां हैं, जिसमें पीर पंजाल श्रेणी है, धौलाधर श्रेणी है, नाग टिब्बा श्रेणी है और महाभारत श्रेणी है। तो वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो घाटियां हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में बात करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगी जो घाटी, इसे कहा जाता है कश्मीर घाटी। यदि आप हिमाचल प्रदेश में आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगी कांगड़ा घाटी, कुल्लू कांगड़ी के नाम से जानी जाती है। यदि आप उत्तराखंड में जाएंगे तो आपको मिलेगी फूलों की घाटी, और नेपाल में जाते हैं तो काठमांडू घाटी, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो सिक्किम में आपको चुंबी घाटी भी मिलती है। तो इस तरह से यहां वृहद हिमालय और लघु हिमालय की जो श्रेणियां हैं उनके मध्य। अब बात आती है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी कहां पर है, कश्मीर में। पहला पॉइंट तो क्लियर होगा, यहां किसके मध्य है, तो कश्मीर में जो लघु हिमालय की श्रेणी है उसे कहा जाता है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल श्रेणी, और दूसरा क्या है, वृहद हिमालय, जिसे हम क्या कहते हैं, हिमाद्री, विशाल हिमालय या महान हिमालय कहते हैं। तो यहां पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसका सही उत्तर क्या है, बी है। तो एक तो ध्यान रखना कश्मीर घाटी क्यों, क्योंकि यह G20 के कारण पूछे जाने की संभावना है। कश्मीर घाटी कहां पर है, वहां पे जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें जो है गुलमर्ग और सोनमर्ग मर्ग कहा जाता है। और वहां पर जो है निवास करने वाले प्रवासी, ऋतु प्रवास के लिए जाने जाने वाली जनजाति कौन सी है, तो गुज्जर है, बकरवाल है, भोटिया जनजाति वहां पे निवास करती है। तो ये ध्यान रखना विशेष रूप से घाटियां कौन सी है कश्मीर में, दर्रे कौन से हैं, यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर, चले आगे। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, ए माजुली द्वीप, बी अंडमान द्वीप, सी लक्षद्वीप, डी सॉलसेट। अब देखिए, ये आपने पढ़ा होगा भारत के द्वीपों को तीन भागों में बांटा गया है। एक तो है अरब सागर के द्वीप, एक है बंगाल की खाड़ी के द्वीप, और तीसरे हैं अपतटीय द्वीप। अब जो अरब सागर में है इन्हें कहा जाता है लक्षद्वीप समूह, जो बंगाल की खाड़ी में है इन्हें कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। और इसके अलावा अपतटीय को दो भागों में बांटा गया है, एक पश्चिमी तट पर और दूसरे पूर्वी तट के सहारे और अन्य द्वीप। अब देखिए, बात करते हैं भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। अब यदि हम लक्षद्वीप की बात करें या अंडमान निकोबार की बात करें तो वहां बड़े द्वीप तो हैं लेकिन आबादी में कम है। बात करते हैं माजुली द्वीप। देखिए, माजुली द्वीप यहां ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह भारत का एकमात्र नदी द्वीपीय जिला भी है। लेकिन आबादी में पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा आबादी वाला जो द्वीप है वह है डी सॉलसेट द्वीप। सॉलसेट द्वीप जो कि महाराष्ट्र में
कोंकण तट, जो महाराष्ट्र का तट है जिसे हम कोंकण तट के सहारे यह स्थित है, और इसी द्वीप पर जो है मुंबई शहर स्थित है, और इसीलिए जो है सॉल्सेट द्वीप की आबादी मुंबई शहर की वजह से ज्यादा है। इसीलिए भारत में सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है वह कौन सा है? सॉल्सेट। अब ध्यान रखना यह भी इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि हाल ही में जो भारत का एक भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई, जिसे हम बिपरजॉय के नाम से जानते हैं, उसके कारण भारत का जो यह पश्चिमी तटीय क्षेत्र है यहां सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जिसमें गुजरात का भाग है, महाराष्ट्र का भाग है, यहां तक कि यह राजस्थान तक भी पहुंचा था। तो इसीलिए पश्चिमी तटीय द्वीप समूह तट के सारे जितने भी द्वीप है उनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है कि कौन कौन से हैं। चाहे वह गुजरात के में अलियाबेट की बात करें, महाराष्ट्र में जाएंगे तो सॉल्सेट द्वीप है, इसी तरह से आप कोची केरला का जो मालाबार तट है वहां पर भी आपको द्वीप मिलेंगे। तो ये जो द्वीप हैं जिन्हें हम अपतटीय द्वीप कहते हैं उनको अच्छे से पढ़ गया। पूर्वी तट पे जाएंगे तो श्रीहरिकोटा मिलेगा आपको, ठीक है, व्हीलर द्वीप मिलेगा, न्यू मोर द्वीप मिलेगा। तो ये जितने भी द्वीप हैं इनको एक बार अच्छे से जरूर देख के जाएं कि कौन कौन से अपतटीय हैं, कौन कौन से अंडमान निकोबार के हैं और कौन कौन से लक्षद्वीप समूह के हैं। चला आगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भौगोलिक स्वरूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ए सुमात्रा, बी बोर्निया, सी जावा, डी श्रीलंका। अब देखिए यदि हम भारत की अवस्थिति को देखें तो भारत की अवस्थिति इस तरह से मिलेगी, और यहां पर तो है वो क्या है? श्रीलंका। लेकिन यहां पूछ रहा है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो कि अंडमान निकोबार का भाग है, यह जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके सबसे दक्षिणतम जो द्वीप है जिसे हम ग्रेट निकोबार कहते हैं, यहां जो ग्रेट निकोबार है यहां पर एक द्वीप है, अब समझना, यहां से यहां है ग्रेट निकोबार, यहां है सुमात्रा, यहां है जावा और यहां है बोर्निया। अब पूछ रहा है कि ग्रेट निकोबार के सबसे निकट कौन सा है? तो सबसे निकट है, सही उत्तर है ए सुमात्रा। यहां जो सुमात्रा है, जावा है, बोर्निया, यहां तीनों इंडोनेशिया का भाग है। किसका है? इंडोनेशिया का भाग है। इसीलिए कई बार प्रश्न आता है कि भारत का सबसे निकटतम जो है तटीय देश कौन सा है, या तो ये ध्यान रखना श्रीलंका के बाद में कौन सा है? इंडोनेशिया है। भारत की मुख्य भूमि से सबसे निकट कौन सा है? तो श्रीलंका है। लेकिन ग्रेट निकोबार की बात करते हैं या भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो फिर कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का द्वीप पूछा जाता है तो सुमात्रा द्वीप है। पॉइंट क्लियर? अब यह क्यों पूछा जाता है, इसके पीछे रीजन है कि इससे पहले जो G20 का सम्मेलन हुआ था वह इंडोनेशिया में हुआ, और इंडोनेशिया में ही G20 2023 की जो अध्यक्षता का जो कार्यभार सौंपा गया वह भारत को सौंपा गया था। तो इसीलिए इंडोनेशिया और भारत के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं G20 को, करंट को आधार बनाकर। और G20 की जो थीम है वह है वसुधैव कुटुंबकम, जो आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी है। क्लियर? चले आगे, अगला प्रश्न, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है? ए छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा, सी झारखंड एवं ओडिशा, डी आंध्र प्रदेश एवं झारखंड। अब देखिए सबसे पहले तो दंडकारण्य क्षेत्र क्या है? दंडकारण्य जो क्षेत्र है यहां प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंतर्गत एक पठार है जिसे दंड कारण्य का पठार कहते हैं, और इसका जो विस्तार है
वह छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों में विस्तृत है। हालांकि दंडकारण्य का पठार का विस्तार छत्तीसगढ़, ओडिशा और कुछ भाग आंध्र प्रदेश में, लेकिन मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों में ही स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। लेकिन यदि एक राज्य पूछा जाए तो यह ध्यान रखना, दंडकारण्य का पठार कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। और यह जो क्षेत्र है, यह दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़, यह किस खनिज के लिए जाना जाता है? टिन के लिए जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक टिन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। और कौन सा क्षेत्र है? तो दंडकारण्य का पठार है। क्लियर? अब यदि बात करें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का यह जो पूरा क्षेत्र है, यहां पर भी जो है एक पठार है जिसे कहा जाता है बघेलखंड का पठार। कौन सा पठार है? बघेलखंड का पठार है। क्लियर? और झारखंड, ओडिशा में बात करें तो यहां पर आपको मिलेगा छोटा नागपुर का पठार, जिसका झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में विस्तार है, जो कि भारत में खनिजों की दृष्टि से सबसे समृद्ध है और जहां पर बिटुमिनस कोयले के भंडार है। इसीलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। यदि हमारे सिलेबस में खनिज हैं तो निश्चित रूप से यहां जब प्रश्न पूछा था तो खनिजों के संदर्भ में पूछे जाने की संभावना है। क्लियर? चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? ए, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बी, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सी, प्रायद्वीपीय पठार, डी, तटीय प्रदेश। अब देखिए यहां से समझना कि पहली जो पूरी पृथ्वी थी वह क्या थी? पेंजिया और पैथालासा। पेंजिया यानी कि स्थल मंडल को संयुक्त रूप से पेंजिया कहा जाता था, जल मंडल को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था? पैथालासा। इसके बाद पेंजिया का विखंडन हुआ, पेंजिया के दो भाग बने। एक भाग उत्तरी पेंजिया, जिसे अंगारालैंड या लॉरेंसिया कहा गया। दूसरा दक्षिणी पेंजिया, जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया। अब इस दक्षिणी पेंजिया गोंडवाना लैंड से किसका निर्माण हुआ? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का निर्माण हुआ और इसीलिए भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड किसे माना जाता है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को, यानी प्रायद्वीपीय पठार को भारत का सबसे प्राचीन भूखंड माना। अब जो भी प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं वह सभी भारत में प्राचीन। अब आता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसे हम क्या बोलते हैं? हिमालय। अब हिमालय की जो उत्पत्ति है यह टरसरी काल में हुई है। कब हुई है? टरसरी काल में। जबकि ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है यह है किसका? उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। इसकी उत्पत्ति हुई है चतुर्थक युग में। यह तृतीयक युग में। और इसके बाद जो तटीय मैदान है यह भी चतुर्थक युग में है। लेकिन अब समझना कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड पूछा जाता है तो प्रायद्वीपीय पठार है और सबसे नवीन कौन सा है? तटीय मैदान है, जहां पर नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी का निरंतर जमाव हो रहा है, जिसमें
डेल्टाई क्षेत्र आते हैं, चाहे वो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा हो, चाहे वह गोदावरी का डेल्टा हो, कृष्णा कावेरी का डेल्टा हो, महानदी का डेल्टा हो। तो तटीय जो मैदान है यह सबसे नवीन है, जबकि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश सबसे प्राचीन भूखंड है। और भारत के भू आकृति प्रदेशों में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे प्राचीन में प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, फिर उत्तर का विशाल मैदान, और उसके बाद आते हैं तटीय मैदानी प्रदेश, जो कि भारत की मुख्य भूमि से जुड़े हुए हैं। द्वीप समूह जो है यह मुख्य भूमि का भाग नहीं है। क्लियर? चला आगे, अगला प्रश्न। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है, वह है ए धौलाधर, बी नाग टिब्बा, सी जास्कर, डी शिवालिक। अब समझना, देखिए जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हम जब विभाजित करते हैं तो सामान्यतः तीन भागों में विभाजित करते हैं। एक कहलाता है ट्रांस हिमालय, एक कहलाता है हिमालय, और एक कहलाता है पूर्वांचल की पहाड़ियां। अब जो ट्रांस हिमालय है, जिसे हम पार हिमालय भी कहते हैं, इसमें है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, कैलाश श्रेणी, और यह ट्रांस हिमालय में इस तरह से सबसे ऊपर काराकोरम श्रेणी है, उसके बाद लद्दाख श्रेणी है, कैलाश श्रेणी है, और जास्कर। यह ए बी सी और डी, यह इस तरह से इनका उत्तर से दक्षिण क्रम है। इसका मतलब जास्कर श्रेणी जो है यह किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। अब बात आती है हिमालय की। हिमालय को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। एक है वृहद, लघु और बाह्य। अब लघु हिमालय में जो है, जिसमें पीर पंजाल श्रेणी आपको मिलेगी, धौलाधर श्रेणी मिलेगी, नाग टिब्बा श्रेणी मिलेगी, और एक मिलेगी महाभारत। यह चार प्रमुख श्रेणियां इसमें मिलेगी। और बाह्य हिमालय में जाएंगे तो यहां पर आपको मिलेगी शिवालिक। अब देखिए कौन सी हिमालय की पर्वत श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। धौलाधर यह लघु हिमालय का भाग है, नाग टिब्बा यह भी लघु हिमालय का भाग है, और शिवालिक यह बाह्य हिमालय का भाग है। लेकिन जास्कर हिमालय में नहीं है, यह पार हिमालय ट्रांस हिमालय का क्या है? भाग है। तो इसीलिए ध्यान रखना, एक तो उत्तर से दक्षिण क्रम आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यदि हम उत्तर से दक्षिण क्रम देखें तो इस तरह से आपको मिलेगा पूरी चोटियों का क्रम। यह काराकोरम श्रेणी है, यह लद्दाख है, यह कैलाश है, यह जास्कर है, पीर पंजाल है, धौलाधर है, नाग टिब्बा है, महाभारत है, और यह शिवालिक। यह पूरा जो है मैप आपको पता होना चाहिए। काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जास्कर, यहां सभी किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। क्लियर? इसके बाद यह पूरा एक बीच में
श्रृंखला है, यह कहलाता है वृहद हिमालय। उसके बाद है पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत, और यह है, यह पूरा लघु हिमालय का भाग है। और इसके बाद यह है बाह्य हिमालय, जिसे हम क्या बोलते हैं, शिवालिक। अब कुछ चीजें यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर जो घाटियां हैं, जिसमें कश्मीर घाटी है, कांगड़ा घाटी है, काठमांडू घाटी है, यहां पर आपको मिलेगा दून और द्वार। तो ये घाटियां भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी घाटी कहां पर है। कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ी घाटी, लाहौल स्पीति भी है, यहाँ पे फूलों की घाटी, यहाँ पर है काठमांडू घाटी, यह है दून और यह है द्वार, जैसे देहरादून और हरिद्वार। तो इस तरह से यदि आपने मैपिंग बेस पढ़ रखा है तो कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं है। चले आगे, अगला प्रश्न। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए। 4 पर्वत श्रेणियां हैं, एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा। उपरोक्त में से सबसे पूर्व में स्थित चोटी है। 1, 2, 3, 4। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जितनी भी चोटियां, ऊंची चोटियां हैं हिमालय की, यह पूरा हिमालय, अब समझना यहां से, जिसे हम क्या बोलते हैं, वृहद हिमालय। अब इसमें यदि हम चोटियों की बात करें तो एक चोटी आपको सबसे पूरब में मिलेगी, यहां पर मिलेगी, यहां पे मिलेगी, यहां पे मिलेगी, इस तरह से हिमालय की चोटियां, यहां सब वृहद हिमालय में। सबसे पूरब में जो चोटी है यहां है नामचा 12वां, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। यहां है कंचनजंगा, यहां है माउंट एवरेस्ट, यहां है मकालू, यहां है धौलागिरी, यहां है अन्नपूर्णा, यह है नंदा देवी, और यह है, यह सब हिमालय में स्थित है। ये ध्यान रखना, वृहद हिमालय। अब प्रश्न पूछा गया है सबसे पूर्व में। देखिए, सबसे पूर्व में तो कौन सी है, नामचा 12वां है, लेकिन नामचा 12वां ऑप्शन में नहीं है। तो नामचा 12वां के बाद में कौन सी है, कंचनजंगा, यानी कि कंचनजंगा 4। इसका सही उत्तर क्या होगा, डी सही उत्तरों का 4। अब ध्यान रखना, एवरेस्ट यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, यह ध्यान रखना। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर, जिसको वर्तमान में राउंड फिगर में 8,850 मीटर भी लिखा जाता है। लेकिन माउंट एवरेस्ट के बाद में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। अब कंचनजंगा जो है यह भारत में, ध्यान रखना, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो भारत के सिक्किम राज्य में। तो भारत में सबसे ऊंची पूछा था, लेकिन आप कहेंगे सर हमने तो K2 को पढ़ा है। तो हिमालय की ध्यान रखना, K2 जो है वह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी में K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि लद्दाख में स्थित है। और लद्दाख का यह भाग किस में आता है,
पीओके। तो यह जो है यह भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जबकि भारत में पूछा जाएगा तो, और यह भी ध्यान रखना यदि वृहद हिमालय लिखता है कि वृहद हिमालय में भारत की सबसे, तो वृहद हिमालय में भारत की कौन सी होगी? कंचनजंगा होगी, क्योंकि यह जो भाग है यह वृहद हिमालय का भाग नहीं है, यह ट्रांस हिमालय का भाग है। और यहीं पर आपको एक और चोटी मिलेगी जिसको बोलते हैं राकापोसी, और राकापोसी विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है जो कि लद्दाख में स्थित है, लद्दाख श्रेणी में पीओके में स्थित है। तो इसीलिए यह दोनों पीओके के संदर्भ में हैं और ये जितनी भी चोटियां हैं यह वृहद हिमालय में स्थित है, हिमालय का भाग है। क्लियर? चले आगे, अगला प्रश्न। निम्नलिखित दर्रों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम है? जेलेप, बोमडिला, लिपुलेख, बनिहाल। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि दर्रा क्या होते हैं। दो दर्रा जो है पहाड़ों के मध्य संकीर्ण मार्ग होता है। अब भारत के यदि हम दर्रों की बात करें, अब समझना यहां से, यदि हम भारत के मानचित्र के आधार पर इस तरह से उत्तर भारत का मानचित्र बनाएं और एक एक दर्रा जो ऑप्शन में दे रखा है, सबसे पहला है जेलेप। जेलेपला दर्रा जो है वह सिक्किम राज्य में भारत और भूटान के मध्य है। यह है जिसे जेलेपला दर्रा भी कहते हैं, जेलेप भी लिखा हुआ मिलता है। यह कहां पर है? सिक्किम में, जो भारत और भूटान के मध्य। उसके बाद है बोमडिला। बोमडिला दर्रा जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि भारत और चीन के मध्य। इसके बाद है लिपुलेख दर्रा, यह उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख दर्रा यह कहां पर है? उत्तराखंड में स्थित है। और यह दर्रा भारत और चीन के मध्य है, लेकिन भारत और नेपाल के मध्य विवाद का यह कारण भी रहा है। और इसके बाद जो है वह है बनिहाल दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल यह जम्मू कश्मीर में। तो इस तरह से जो पहले तो आपको जब भी कभी क्रम पूछा जाता है, चाहे पूर्व से पश्चिम चाहे उत्तर से दक्षिण, तो आप जो है मैपिंग को देखें कि कौन सा दर्रे की स्थिति क्या है। अब प्रश्न पूछा गया है पश्चिम से पूर्व, सबसे पश्चिम में कौन सा आएगा? बनिहाल। बनिहाल यानी 4 नंबर, यानी 4 नंबर यहां और यहां, तो यहां 2 बार हो गए। इसके बाद है कौन सा? लिपुलेख यानी कि 3 नंबर, यहां 3 नंबर है। इसके बाद है जेलेपला यानी कि 1 नंबर। अब 1 नंबर, इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। तो इस तरह के जो है मैपिंग बेस्ड प्रश्न हमसे पूछे, क्योंकि यह दर्रे जो है यहां भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बीच में विवाद का कारण भी है, साथ में व्यापारिक मार्ग के रूप में, जिसमें भारत के संदर्भ में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो कश्मीर के दर्रे, लद्दाख के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के जैसे सीप किला है, रोहतांग दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है, इसी प्रकार जो है नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है भारत और चीन के मध्य। तो जितने भी दर्रे जो भारत और चीन के मध्य हैं, तो उनको बहुत अच्छे से आप लोग याद करके जाएं, क्योंकि अभी हाल ही में जब भारत के प्रधानमंत्री जी की अमेरिका यात्रा रही, तो चीन के द्वारा कई ऐसे वक्तव्य दिए गए थे भारत और अमेरिका के संबंधों को लेके। तो ये जो चर्चित मुद्दे होते हैं, इन्हीं को ही आधार बनाकर हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, भारत और चीन के मध्य कौन कौन से दर्रे हैं, किस राज्य में हैं और कहां स्थित हैं, यह क्लियर होना चाहिए। चला आगे, अगला प्रश्न। निम्नलिखित हिम नदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रदेश में अवस्थित है? ए हिस्पर,
बी जैमू, सी मिलाम, डी रूपल। अब देखिए हिमनद जिन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं, जहां से नदियां निकलती। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में जो ग्लेशियर है वह मुख्य रूप से कहां मिलेंगे। तो एक तो आपको मिलेंगे ट्रांस हिमालय में। कहां मिलेंगे? ट्रांस हिमालय में आपको एक तो ग्लेशियर मिलेंगे। तो एक तो ट्रांस हिमालय के ग्लेशियर आपको याद होने चाहिए, और एक आपको लघु हिमालय के ग्लेशियर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि मुख्य रूप से ग्लेशियर यही है और यहीं से नदियों का उद्गम भी होता है। अब देखिए ट्रांस हिमालय में कौन कौन से हैं? तो एक तो है हिस्पर, बाटूरा, वाल्टेरो, सियाचिन, रूपल। यहां सभी जो है वह किसके हैं? ट्रांस हिमालय के हैं, यानी कि यह सभी कहां स्थित हैं? लद्दाख में स्थित है। कहां स्थित है? लद्दाख। अब लघु हिमालय में जो है इसमें एक तो आपको मिलेंगे कुमायूं हिमालय में। कुमायूं हिमालय में आपको मिलेंगे उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में कौन से हैं? एक तो है गंगोत्री है, यमुनोत्री है, सतोपथ है। यहां मुख्य रूप से कहां पर मिलेंगे आपको? लघु हिमालय में। और इसके अलावा लघु हिमालय में एक और मिलेगा जैमू। जैमू कहां मिलेगा? सिक्किम में। जैमू ग्लेशियर मिलेगा। तो यह भी क्लियर होना चाहिए उत्तराखंड में कौन सा है। तो इनमें सही उत्तर क्या होगा? सी मिलाम जो है वह उत्तराखंड में है, जैमू सिक्किम में, हिस्पर और रूपल यह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। तो इस तरह से ग्लेशियर भी क्लियर होना चाहिए, दर्रे भी क्लियर होने चाहिए, चोटियां और श्रेणियां भी क्लियर। और इन चारों को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय को लेकर कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में सही कथन है। पहला, भारतीय प्लेट यूरोपियन प्लेट में अपसरण। बी, भारतीय प्लेट यूरोपियन प्लेट में अभिसरण। सी, यूरोपियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट में अपसरण। डी, यूरोपियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट में अभिसरण। अब यहां से ध्यान रखना कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए बात करते हैं हम हिमालय की। हिमालय जो है यह एक नवीन वलित पर्वत है। सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए जिसकी उत्पत्ति टरसरी काल में हुई है। क्लियर? अब यहां वलित पर्वत क्यों है? क्योंकि इसका निर्माण कौन सी क्रिया से हुआ है? वलन की क्रिया से हुआ है। और वलन की क्रिया से जो भी पर्वत बनते हैं उन्हें हम वलित पर्वत कहते हैं। अब वलन की क्रिया किस कारण हुई? तो उसका कारण है संपीड़न बल। कौन सा बल है? संपीड़न बल। इसके कारण क्या है? वलन। अब संपीड़न बल के लिए क्या उत्तरदायी है? वह है अभिसारी गति या अभिसरण। अभिसरण या अभिसारी गति के कारण वलन संपीड़न बल की उत्पत्ति हुई, और अभिसारी गति या अभिसरण के कारण संपीड़न बल, संपीड़न बल के कारण वलन की क्रिया हुई, वलन के कारण वलित पर्वतों का निर्माण। अब यह तो क्लियर हो गया हिमालय की उत्पत्ति के लिए क्या उत्तरदायी है? अभिसरण उत्तरदायी। इसका मतलब या तो यहां हो सकता है या यहां दोनों बाहर हो गए। अब आता है कि अभिसारी गति या अभिसरण किस में हुआ? तो जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती है तो इस गति को हम अभिसारी गति कहते हैं और इस क्रिया को हम अभिसरण कहते हैं। तो ये अभिसारी जो गति हुई वह हुई है, एक थी यूरोपियन प्लेट, कौन सी?
एक तो यूरोपियन प्लेट थी और दूसरी कौन सी थी? अब भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेट, जब इन दोनों में अभिसारी गति हुई तो संपीड़न बल, और संपीड़न बल से यूरोपियन प्लेट में क्या हुआ? वलन। और जब यूरोपियन प्लेट में वलन की क्रिया हुई तो उससे एक चाप के आकार की पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण हुआ, और इसी पर्वतीय क्षेत्र को हमने क्या नाम दिया? हिमालय। हिम प्लस आलय, बर्फ का घर हिमालय कहलाया। और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है बी, कि हिमालय की उत्पत्ति के लिए कौन सी प्लेटें, प्लेटें पूछी जाती है तो भारतीय और यूरोपियन प्लेटें, और इनमें कौन सी गति हुई? अभिसारी गति। कौन सी क्रिया हुई? अभिसरण की क्रिया हुई। किस बल की उत्पत्ति हुई? संपीड़न बल। कौन सी क्रिया हुई? वलन की क्रिया। और उससे जो पर्वत बना उसे हम वलित पर्वत के रूप में जानते हैं। और हिमालय जो है यह एक नवीन वलित पर्वत है, और जितने भी वलित पर्वत होंगे यह सभी इसी प्रोसेस से बने हैं। अभिसारी गति, अभिसरण, संपीड़न बल, वलन की क्रिया और वलित पर्वतों की उत्पत्ति। क्लियर हो गया? तो यह था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने भारत के भू आकृति प्रदेशों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो वर्तमान में चर्चित हैं और पूछे जाने की संभावनाएं, उनके बारे में बात की। क्लियर? इसी तरह से हम नियमित कुछ प्रश्नों की सीरीज 20-25 तारीख तक जो है एग्जाम आने तक हम लोग लेके आने वाले हैं, जिसमें हम पहले इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे, उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी, और सबसे लास्ट में हम राजस्थान भूगोल की बात करेंगे, ताकि हमारा पूरा सिलेबस जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में कंप्लीट हो जाए। और नियमित रूप से जब हम प्रश्नों की बात करेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और यह भी पता रहेगा कि किस तरह से प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर हमने जो शुरुआत की है, यह निश्चित रूप से आप लोगों के लिए वरदान साबित होने वाले। आप बस नियमित रूप से इस क्लास को अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और साथ ही साथ जो है प्रश्न है, प्रश्नों की भाषा शैली को समझिए, और जो आपके पास नोट्स हैं, पुस्तक से हैं या कुछ भी हैं, उन सब को आप अच्छे से पढ़ें, निरंतर पढ़ें, नियमित रूप से पढ़ें, और एक स्मार्ट स्टडी करते हुए, यानी कि कम पढ़ें लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, और उस हिसाब से अपनी तैयारी को निरंतर रखें। साथ ही यह क्लास आपको कैसी लगी, यह कमेंट्स भी आप जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट्स, आपकी जो है सुझाव हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है। अब रही बात पीडीएफ की, देखिए इस क्लास की पीडीएफ केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने एलएम ज्योग्राफी से सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का कोर्स परचेज कर रखा है। यह सभी के लिए नहीं होगी। जिन विद्यार्थियों को यह देखना है तो वह जो है YouTube लर्न विद मधुसूदन सर, जिसमें हम क्लास ले रहे हैं, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन पीडीएफ की यदि डिमांड है तो पीडीएफ आपको केवल और केवल एप्लीकेशन में मिलेगी, किसी अदर सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी। तो इसलिए मेरा तो आपसे यही सुझाव है कि पूरे दिन में 1 घंटा जो है या जो भी समय इस क्लास का रहता है, इस क्लास को दीजिए। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। आपकी जो तैयारी जो आपने पहले की है उसके साथ अपने आप को रिवाइज कर सकते हैं, आप अपने आप को रिमाइंड कर सकते हैं कि जो हमने पढ़ा है उसको कैसे पूछा जा सकता है, और निश्चित रूप से आपको परीक्षा में सफलता मिलने वाले। तो ये था आज का हमारा सेशन। निरंतर इसी प्रकार से आगे हम जो है एग्जाम तक आपकी क्लासें भारत के भूगोल, विश्व के भूगोल और राजस्थान भूगोल के संदर्भ में लेते रहेंगे। आप क्लास के बाद अपना कमेंट्स जरूर करें, और साथ ही साथ गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर की सभी को एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और आप भी अपने सपनों को लेकर, अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को लेकर थोड़ा सा अवेयर होकर निश्चित समय प्रबंधन के साथ जो है तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।